नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने भी चुनाव प्रचार को रफ्तार दे दी है। रेसलिंग से राजनीति के सफर में अब विनेश उतरी हैं। आज विनेश फोगाट ने जुलाना में अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी किया। जुलाना दरअसल जाट बहुल सीट है। यहां इस बार कांग्रेस ने विनेश पर दांव चला है। जुलाना में ही विनेश की ससुराल भी है। तो चुनावी कार्यालय भी उनका खुल गया है और उस अवसर पर पूजा पाठ का आयोजन किया गया था, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिनेश के लिए ये जो अब चुनावी राह है कितनी आसान होगी मुश्किल होगी, इसका बहुत जल्द पता चल जाएगा। कुश्ती के मैदान में तो उन्होंने कईयों को चित किया, लेकिन यहां पर क्या होगा, बड़ा सवाल। और हरियाणा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने एक बड़ा बयान दिया है। आप हरियाणा में नए विकल्प के रूप में उभर रही है। दूसरे दलों के नेता आम आदमी पार्टी में संभावनाएं तलाश रहे हैं। हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका यह बयान, दूसरी पार्टियों के अच्छे लोगों को जगह हम देंगे, यह सुशील गुप्ता ने बात कही है। अरविंद केजरीवाल एक विकल्प के रूप के अंदर हरियाणा के अंदर आ रहे हैं, तो जो भी अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित हैं, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे अन्य किसी भी पार्टी के लोग हों, वो अब आम आदमी पार्टी के अंदर संभावनाएं तलाश रहे हैं, अपने भविष्य को देख रहे हैं। हमारी प्राथमिकता सबसे पहले अपने कार्यकर्ता की है, परंतु इस बात से कोई इनकार नहीं है, अगर अच्छे व्यक्ति दूसरी पार्टी से भी आएंगे और हमारे पास जगह होगी तो हम उनको अकोमोडेट करेंगे। बात अब राहुल गांधी की। अमेरिका से राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने यह कह दिया कि निष्पक्ष लोकसभा चुनाव नहीं हुए, भारत में हुए चुनाव नियंत्रित थे। निष्पक्ष चुनाव में बीजेपी की 240 सीट नहीं आती। हमारे बैंक अकाउंट तक फ्रीज कर दिए गए थे। चुनाव आयोग ने वही किया जो बीजेपी चाहती थी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर भी हमला किया था और आज चुनाव आयोग पर सवाल उन्होंने खड़े किए हैं, चुनाव प्रणाली पर सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। राहुल ने अमेरिका से फिर से मोदी सरकार को भी घेरा है। Really, I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आप सुन रहे थे। अमेरिका के वर्जीनिया में राहुल गांधी ने बड़ा हमला किया है। दरअसल राहुल गांधी का मोदी सरकार पर यह हमला नजर आया। लोकसभा चुनाव के बाद हालात बदले हैं, यह भी कहा राहुल गांधी ने। लोग कहते हैं कि अब डर नहीं लगता, उन्हें डर फैलाने में कई साल लगे, 1 सेकंड में डर गायब हो गया। मोदी का विचार, 56 इंच का सीना, सब खत्म हो गया। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कही। Something has definitely changed after the election results. People come sometimes while I'm in Delhi, डर निकल गया, डर नहीं लगता, अब डर नहीं लगता, डर गायब हो गया। So, it's interesting to me that बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया। एजेंसीज का दबाव, मीडिया का दबाव, और 1 सेकंड में सब गायब हो गया। अजीब सी बात है, मतलब सालों लगे उस डर को पैदा करने में, सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा, और 1 सेकंड में खत्म। और वो दिखता है अब। यू कैन सी इट, आई सी इट, आई गेट टू सी इट इन पार्लियामेंट। आई सी द प्राइम मिनिस्टर right up front, and I can tell you that the idea of Mr. Modi, 56-inch chest,
direct connection with God. That's all gone. It's history now. तो किस तरीके से राहुल गांधी चुटकी ले रहे थे, तंज कर रहे थे, वो तमाम बयान आपने सुने हैं। चुनाव आयोग को लेकर भी सवाल उन्होंने खड़े कर दिए। कल लीगल सिस्टम को लेकर भी कई बातें उन्होंने कही थी। तो राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमले कर रहे हैं। आप सुन रहे थे वो बयान, हमने आपको सुनवाया जब से वो विदेश के दौरे पर हैं। कल भी इस तरीके के बयान उन्होंने दिए थे और आज आप देख रहे थे क्या बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि 1 सेकेंड लगा, डर खत्म हो गया। जिस डर के माहौल को पैदा करने में लंबा वक्त लगा था, इतने पैसे लगे थे, लेकिन चुनाव को लेकर जो बात उन्होंने कही उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी ने यह बयान क्यों दिया। उन्होंने कहा कि यह नियंत्रित चुनाव था। अमेरिका से राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं मोदी सरकार पर, बीजेपी पर, आरएसएस को लेकर भी कई बातें उन्होंने कही। ये सारी बातें अपनी जगह हैं, राजनीतिक विरोध, लेकिन लीगल सिस्टम को लेकर कल जो उन्होंने सवाल खड़े कर दिए थे, आज चुनाव प्रणाली को लेकर जो कुछ उन्होंने सवाल खड़े कर दिए वो भी विदेश की धरती से, इसे लेकर अब सवाल पूछा जा रहा है कि ये बातें कहकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं। बीजेपी भी लगातार हमलावर है और बीजेपी ने कैसे इस पर पलटवार किया है वो कुछ बयान हम आपको सुनवाते हैं। प्रतिपक्ष का पद होता है जिम्मेदारी का पद। मैं राहुल जी को याद दिलाना चाहता हूं, जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नरसिम्हा राव जी, तब भारत का प्रतिनिधित्व अटल जी करते थे। देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की। लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। श्रीमान राहुल गांधी जिस तरह विदेश की धरती पर जाकर चीन की प्रशंसा और भारत की निंदा करते हैं, उससे एक बार फिर यह सिद्ध हुआ है कि श्रीमान राहुल गांधी चीन के चंदे पर पलने वाले भारत विरोधी एक मोहरे से अधिक कुछ नहीं है। जिस तरह से लगातार श्रीमान राहुल गांधी विभाजनकारी बयान देते हैं, विभाजनकारी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बुराई करते हैं, भारत की बुराई करते हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की निंदा करने में स्वयं को धन्य पाते हैं, उसे यह सिद्ध हो रहा है कि श्रीमान राहुल गांधी आज भी जो है इस देश को बांटने वाले जो तत्व हैं उनके साथ मिले हुए हैं। टुकड़े टुकड़े गिरोह का वो नेतृत्व कर रहे हैं। शिवसेना में जो उद्धव गुट है उसके नेता संजय राउत हैं, अक्सर उनके बयान आप सुनते रहते हैं। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान का उन्होंने समर्थन किया। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा वो सही कहा, बीजेपी ने सिर्फ धर्म और जाति का तुष्टीकरण किया है। राहुल गांधी जी ने जो कहा है उसमें गलत क्या है? राहुल जी ने ठीक ही बात की है। हमारे देश में ये चल रहा है और बीजेपी के लोग ये 10 साल में ये जाति का और धर्म का राजकारण, तुष्टीकरण ज्यादा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो बात की है लोगों की मन की भावना है। तो संजय राउत को आपने सुना, राहुल गांधी के बयान को वो जस्टिफाई करते हुए नजर आए। खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। यहां पर अमरोहा में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर महिला को कार ने मारी टक्कर। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कार ड्राइवर इसमें फरार होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई है। तेज रफ्तार कार ने देखिए कैसे टक्कर मार दी एक महिला को। इस महिला की जान चली गई। उसके बाद आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में जो कार ड्राइवर था वो वहां से फरार हो गया। ये अमरोहा के पास की घटना उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अभी एक बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने जारी की है दूसरी लिस्ट। आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम हैं। इनमें थानेसर से कृष्ण बजाज को आप का टिकट मिला है। वहीं इंद्री से हवा सिंह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं, जबकि रतिया से मुख्तियार सिंह बाजीगर को टिकट दिया गया। कल आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था,
जिनमें से 11 तो ऐसी सीटों पर प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने घोषित किए जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कल आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था और आज भी एक लिस्ट आ गई है, दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई। तो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि यहां पर अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की राहें अलग हो चुकी हैं। गठबंधन को लेकर जो कयास लग रहे थे, अब ऐसा लगता है कि उस पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लग चुका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की भी ये दूसरी लिस्ट आ गई। कल तक ये चर्चा थी कि शायद दोनों साथ चुनाव लड़ेंगे, 5 सीटें दी जा सकती हैं आम आदमी पार्टी को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। यहां पर मंगेश एनकाउंटर पर राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ लोग कहते हैं कि एनकाउंटर पर शक हो तो कोर्ट जाएं। क्या कोर्ट से किसी की जान भी वापस मिल सकती है? यह सवाल भी पूछा अखिलेश यादव ने। तो इस एनकाउंटर को लेकर आप देख रहे हैं किस तरीके से जाति वाला एंगल दिया गया और कई बार अखिलेश यादव के अलग अलग बयान आ चुके हैं। मेरे साथ संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं फोन लाइन पर। हमारे सहयोगी संजय, ये लड़ाई जो छिड़ी है, ऐसा लगता है कि अब नेक्स्ट लेवल पर जाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, अखिलेश यादव शुरू से ही मंगेश यादव अकाउंट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो बड़े अपराधी और जो इस पूरे सुल्तानपुर लूटकांड में शामिल अपराधी थे, उनको तो सरेंडर करा लिया गया, उन्हें बख्श दिया गया, जबकि मंगेश यादव की जाति देखकर उस पर गोली मारी, उसका एनकाउंटर किया गया। इसको लेकर के लगातार अखिलेश यादव सरकार का घेर रहे हैं अपने बयानों से। अभी उन्होंने ताजा जो बयान दिया है, तो उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि कोर्ट जाने की सलाह दी जा रही है इस केस में, जबकि क्या कोर्ट से किसी की जान वापस आ सकती है। मैं ये बताना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले के एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के ऑर्डर भी दिए हैं। अभी उसकी रिपोर्ट आना बाकी है और इस बीच में लगातार, चूंकि 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है और उसमें अखिलेश यादव लगातार लोकसभा चुनाव से ही पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, और ये भी एक बड़ा एजेंडा चुनावी माना जा सकता है जिस तरह का इस एनकाउंटर पर अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है संजय कि खुलकर जाति वाला कार्ड खेला जा रहा है। निश्चित रूप से पीडीए का मतलब पीडीए पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक है, और जिस तरह से मंगेश जाति के आते हैं, तो पिछड़ी जाति को लेकर के अखिलेश यादव लगातार इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने 69,000 शिक्षकों में भी पिछड़ों के साथ में जो अन्याय हुआ था उसको लेकर भी बात कही थी। लगातार वो कहीं ना कहीं उनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें उनका पीडीए फॉर्मूला हिडन रहता है और उसी को लेकर के उन्होंने राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। इसका लाभ भी उन्हें लोकसभा चुनाव में मिला था और यही उम्मीद वो आगे भी कर रहे हैं। इसी तरह से जो अगले 10 सीटों के बाई इलेक्शन हैं उनमें भी इसका राजनीतिक फायदा उठा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय त्रिपाठी इस जानकारी के लिए आपका। और अभी एक और बड़ी खबर आ गई। नागपुर में एक ऑडी कार ने 2 से 3 कारों को टक्कर मार दी है। ये कार महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर के बेटे के नाम पर है। पुलिस ने फिलहाल ऑडी कार को जब्त कर लिया है। 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो आपको बता दें अभी की ये बड़ी खबर है। कार महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर के बेटे के नाम पर है और इस कार ने 2 से 3 कारों को टक्कर मार दी है। तस्वीरें आपके सामने है, ये देखिए। ये वहीं पास में जो एक कैमरा लगा हुआ था कहीं पर ऊंचाई पर, वहां से जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं सीसीटीवी में, वो भी हमने आपको दिखाया है। नागपुर में ऑडी कार ने 2-3 कारों को टक्कर मार दी। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं उनके बेटे के नाम से ये कार रजिस्टर्ड है। और ये उस हादसे की तस्वीर भी आपके सामने है जब टक्कर मारी गई थी बाकी की कारों को। तेज रफ्तार में वो गाड़ी आ रही थी और उसके बाद आप देखेंगे किस तरीके से सामने वाली कार से इसकी टक्कर हुई है। महाराष्ट्र बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनके बेटे के नाम से ये कार रजिस्टर्ड है, ऑडी कार। वजह क्या रही हादसे के पीछे, क्योंकि तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद ये कार तेज रफ्तार में आ रही थी और सामने की तरफ 2-3 गाड़ियां जो आपको दिखेंगी, आप उसमें देखेंगे कि पीछे से ये कार टक्कर मार देती है। तो कितना बड़ा नुकसान हुआ है, क्या किसी की जान गई, कोई घायल है, इस बारे में भी अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। नागपुर की घटना है जहां पर ऑडी कार ने 2 से 3 और भी कारों को टक्कर मार दी सड़क पर। शहर के अंदर की यह घटना, एक ऑडी कार ने 2-3 और कारों को टक्कर मार दी।
हमारे साथ नम्रता इस वक्त मौजूद है, हमारी सहयोगी। इसी खबर से जुड़ी कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगी। नम्रता, क्या यह पता चल पाया है कि हादसे के वक्त कौन कार चला रहा था? जी देखिए, के अंदर दो लोग मौजूद थे। दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की तरफ से। पुलिस ने उनको बीती रात को बुलाया था, पूछताछ की गई थी, उसके बाद उनको जाने दिया गया था। ऐसे में क्या ड्रिंक एंड ड्राइव है उसको लेकर भी छानबीन की गई थी। गाड़ी जो है संकेत बावनकुले के नाम पे रजिस्टर्ड है, लेकिन वो गाड़ी में मौजूद थे कि नहीं, इस बात को लेकर पुलिस की तरफ से फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो लगातार खंगाले जा रहे हैं। जो दो गाड़ियां इस पूरे मामले में क्षतिग्रस्त हुई थी, एक गाड़ी एक बाइक थी और दूसरी कार थी। कार चालक की तरफ से जो है FIR दर्ज करवाई गई थी। तो फिलहाल पुलिस का कहना है कि बिना किसी राजनीतिक दबाव के पूरा मामला जो है उसकी छानबीन की जा रही है। संकेत बावनकुले के नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है, उन्हें बीती रात को बुलाया गया था, उनका भी बयान दर्ज किया गया। जो दो लोग थे, जब एक्सीडेंट हुआ वो लोग वहां से भाग गए थे, जिसके बाद आगे जो चेकनाका था वहां पर पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उसका बयान दर्ज किया गया है। तो मामले की छानबीन और जांच लगातार चल रही है, लेकिन महाराष्ट्र में इसको लेकर राजनीति बहुत ज्यादा तेज हो गई। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन महाराष्ट्र सरकार के हाथ से निकल गई है। उनके नेता के बेटे की तरफ से गाड़ी का एक्सीडेंट किया जाता है, वो बच जाता है। तो तमाम तरह से जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है वो राज्य में देखने मिल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उनकी तरफ से कहा गया है कि किसी तरह का कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। सीसीटीवी से लेकर तमाम जो चश्मदीद है उन लोगों के बयान दर्ज करवाए जा रहे हैं। और ऐसे में फिलहाल जो संकेत बावनकुले है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, उनके बेटे का भी बयान दर्ज कर लिया गया है। जी नम्रता, बिल्कुल छोटे में बताइएगा, हादसे में जो घायल हुए उनकी क्या स्थिति है? देखिए, जो हादसे में दो लोग घायल हुए हैं, दो घायलों में से कोई भी गंभीर नहीं है। तुरंत उन्हें पास के अस्पताल में ले जाया गया था और उनकी हालत जो है फिलहाल स्थिर है। जी धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। ABP न्यूज आपको रखे आगे।